सबसे पहले तो वीडियो लेट डालने के लिए सॉरी। बुखार की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, जिस वजह से ये सब हुआ, लेकिन कोशिश करूंगा कि आगे से वीडियो जल्दी आए। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां से कि पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में सोहो ने देखा था कि पूरे धरती खत्म हो गया है, लेकिन उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। तो वो वहाँ पर चैंग जी को बुलाया था और चैंग जी के आते ही उसे समझ में आ गया था कि ये कोई सपना नहीं बल्कि सच है। वो चैंग जी से पूछता है, तुम अभी क्यों दिखाई दे रहे हो और मेरे धरती पर लौटे हुए कितने समय हो गया है। चैंग जी बताती है 163 दिन। सोहो मन में बोलता है, ब्लैक मैन के यादों के हिसाब से जब मैं ब्लैक पोर्टल के अंदर गया था तब सोहोलैंड में पहला मिडिल अर्थ का गेट अपेयर हुआ था और उसके बाद पूरे दुनिया में टोटल 688 गेट दिखाई दिया। मिडिल अर्थ के गेट से आए हुए ऑक्सो ने अर्थ के लाइफ फॉर्म को पकड़ लिया और उसे ब्लैक पोर्टल के अंदर फेंक दिया। धरती पर सभी जीवन को नष्ट करने के बाद ब्लैक पोर्टल ने एक्सपैंड किया और पूरे प्लेनेट को ही इरेज कर दिया। सोहो चैंग जी से पूछता है, क्या ये सब सच है। चैंग जी काफी ज्यादा गुस्से के साथ बोलती है, वहाँ एक डीमन था। सोहोलैंड के गेट से आए मिडिल अर्थ के ऑक्स ने सभी लोगों और गिल्ड मेंबरों का कत्लेआम किया। उन्होंने उस डीमन को समन करने के लिए सभी लाशों को सैक्रिफाइस के तौर पर इस्तेमाल किया। एक ब्लैक विंड डेमन, उसने पूरे सोहोलैंड को खत्म कर दिया, बीस्ट, वाइब्रन और यहाँ तक कि गैया को भी। उसने उन सबको ब्लैक फ्लेम से जला दिया। सोहो अफसोस करते हुए सोचता है, उसके यादों में एक ब्लैक डीमन था जिसने धरती को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने अपने मेमोरी में देखा था। एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मेरे ऑथराइजेशन के बिना ही मिडिल अर्थ का गेट ओपन हो गया। न सिर्फ गैया के फायरवॉल बल्कि सेक्रेटरी के बैरियर और हार्मोनी का कोर भी डिस्ट्रॉय हो गया। मैं अभी भी ब्लैक डीमन का आइडेंटिटी नहीं जानता, लेकिन एक बात तो पक्का है, उसके पास मेरे हार्मोनी पावर से भी ज्यादा ताकत है और उसे मिडिल अर्थ के ऑक्स के द्वारा सैक्रिफाइस से समन किया गया था। क्या मिडिल अर्थ के ऑक्स भी धरती को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे? आखिरकार वो लोग फायरवॉल को ब्रेक करने में कामयाब कैसे हो पाए? आखिरकार मिडिल अर्थ और अर्थ के इल्यूजन के बीच क्या कनेक्शन है? क्या ये डायमेंशनल रिफ्ट और इल्यूजन मिडिल अर्थ के ऑक्स के वजह से हुए थे? सोहो चैंग जी के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है, जब सोहोलैंड डिस्ट्रॉय हो रहा था आखिरकार तब तुम मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए? चैंग जी बताती है, मैं उस पोर्टल में एंटर नहीं कर सका जिसमें आप थे। सोहो सोचते हुए बोलता है, मैं लगभग पोर्टल के अंदर सिर्फ 30 मिनट तक था, लेकिन इतने में ही धरती पर 160 दिन बीत गए। टाइम का डिस्टेंस इतना ज्यादा था, शायद इसी वजह से चैंग जी पोर्टल के अंदर एंटर नहीं कर पाई। फिर वो कुरो और शैडो के बातों को याद करता है जहाँ पर उन दोनों ने ही सोहो को कहा था कि वो इल्यूजन को बिल्कुल भी रोक नहीं सकता। सोहो गुस्सा करते हुए मन में बोलता है, मैं इसे मानना नहीं चाहता, लेकिन ये सच्चाई है और आखिर में वो सही थे। मैं धरती को इल्यूजन से रोकने में नाकामयाब हो गया। चैंग जी सोहो से पूछती है, तो अब आप आगे क्या करने वाले हैं? सोहो बोलता है, सबसे पहले मुझे धरती को बचाना है और उसको बोलता है, तुम सबसे पहले मेरे कॉन्शियसनेस में एंटर करो और अपने पंखों को उधार दो। मैं पहले गैया के पास जाऊंगा। चैंग जी सोहो के अंदर जाते हुए बोलती है, लेकिन गैया तो पहले ही मर चुकी है। सोहो बोलता है, नहीं, मैंने जो मेमोरी देखी है उसके हिसाब से गैया यानी कि वॉल्ट्री अभी तक नहीं मरा है। ये बोलने के बाद सोहो उठते हुए उस फॉरेस्ट में पहुंच जाता है जहां पर पहले वॉल्ट्री मौजूद था, लेकिन वो आसपास देखते हुए बोलता है, यहाँ पर तो सिर्फ चारों ओर जले हुए लकड़ी ही है, लेकिन ये जरूर से गैया के फॉरेस्ट का हार्ट है। ये बोलकर वो ट्री स्पिरिट को समन करता है और फिर उसके पावर का इस्तेमाल करते हुए जमीन के अंदर भेज देता है। काफी ज्यादा पावर इस्तेमाल करने के बावजूद कुछ नहीं हो रहा था, जिसे देखकर वो बोलता है, क्या इसके वजह ये है कि अर्थ इरेज हो रहा है? इसमें तो मेरा बहुत ही ज्यादा एनर्जी एग्जॉस्ट हो रहा है। मैंने जो मेमोरी देखा था उनमें इस मेथड से गैया को रिवाइव कर दिया था।
था और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि गैया के चेहरे अभी तक खत्म नहीं हुआ था। ये बोलने के बाद वो फिर से और भी ज्यादा ताकत लगाने लगता है, जिस वजह से जमीन के अंदर से एक छोटा सा रूट निकलकर पेड़ में बदल जाता है, जिसे देखकर सोहो बोलता है ये काम कर रहा है। और तभी सोहो अचानक से पीछे की ओर देखते हुए बोलता है व्हाइट ड्रैगन अभी के अभी बाहर निकलो, मुझे पता है कि तुम यहीं पर मौजूद हो। जिसे सुनकर व्हाइट ड्रैगन जमीन के अंदर से बाहर निकलता है और थोड़ा घबराया भी हुआ होता है। वो गुस्से से सोहो को बोलता है इंसान आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जमीन के अंदर छुपा हुआ था? नहीं, मेरा मतलब आराम कर रहा था। और आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो? सोहो अपने पास से रिग्रेशन स्टोन को बाहर निकालते हुए बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वक्त मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। अगर तुम मेरे लिए ऐसा करते हो तो फिर मैं तुम्हें ऊपर चढ़ने दूंगा। ड्रैगन बोलता है ये तो रिग्रेशन स्टोन है ना? सोहो बोलता है हाँ बिल्कुल। ली सोंग वू के कन्फेशन के बेस पर डॉक्टर सुनील जंग ने इसे पूरा कर दिया। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डॉक्टर सुनील सोहो को बताता है रिसर्च से ये पता चला है कि मेमोरी स्टोन और रिटर्न स्टोन को कंबाइन करके रिग्रेशन स्टोन को बनाया जा सकता है। मैं इस स्टोन को आपके हाथ पर हैंड ओवर करता हूँ। प्रेजेंट में सोहो वो स्टोन व्हाइट ड्रैगन को देते हुए बोलता है अर्थ को पास्ट में वापस ले जाने के लिए इस रिग्रेशन स्टोन का इस्तेमाल करो, इससे पहले कि ये अर्थ पूरी तरीके से इरेज हो जाए। ड्रैगन बोलता है ये काम तो तुम भी कर सकते हो, आखिरकार मैं ही क्यों? सोहो बोलता है मुझे सबसे पहले कुछ बहुत ही जरूरी काम करने के लिए डिवाइन रियलम पर जाना होगा। और सोचते हुए बोलता है मुझे कुरो के मेमोरी को एब्जॉर्ब करना होगा। मैंने जो मेमोरी देखी उसमें भी उस ब्लैक मैन ने अर्थ के इरोजन को रोकने के लिए कुरो के मेमोरी को एब्जॉर्ब करके डिवाइन रियलम पर चला गया था। अगर कहा जाए तो ये प्लेनेट हेडिस के रिवाइज साइट है जहां मरे हुए गॉड का रिकॉर्ड रखा जाता है। पहले वो कई दिनों तक भटकता रहा लेकिन उसे कुरो का मेमोरी नहीं मिला, जिसके बाद उसने सोचा कि अगर उसने गॉड के रिकॉर्ड रखने वाले उन टॉम स्टोन को तोड़ देता है तो फिर शायद वो इरोजन को रोक सकता है, क्योंकि ब्लैक बीस्ट ऐसा क्रिएचर है जो मरे हुए गॉड से ही पैदा हुए हैं। लेकिन ये एक गलती था क्योंकि प्लेनेट हेडिस के रिवर्स साइड वो जगह था जहां पर सभी डायमेंशन के मरे हुए गॉड का रिकॉर्ड रखा गया था। हर बार जब वो एक टॉम स्टोन को डिस्ट्रॉय करता तब दर्जनों और टॉम स्टोन अपेयर हो जाता था, जिस वजह से निराश होकर उसने अपनी जीने की इच्छा को छोड़ दिया और ब्लैक बीस्ट ने उसे मार डाला। उस वक्त जब वो निराशा का सामना कर रहा था उसके फीलिंग आज भी मेरे अंदर जिंदा है। इसका कोई भी मतलब नहीं है, ये अंत है। बिलियन टाइम कुरो के मौत को रिपीट किया गया था, लेकिन अगर मैं उस ब्लैक बीस्ट को ढूंढ सकूं जिसे कुरो मरने से पहले पीछे छोड़ गया था। ये सब सोचने के बाद सोहो बोलता है इरोजन को रोकने का इकलौता तरीका डिवाइन रियलम पर ही है, जिसे सुनकर ड्रैगन बोलता है ये तो बिल्कुल बकवास लग रहा है। सोहो बोलता है क्या ऐसा है? और तभी अचानक से सोहो को सामने ब्लैक बॉटल के थोड़ा सा ब्लैक एनर्जी दिखाई देता है, जिसे देखकर सोहो हैरानी से बोलता है क्या तुमने इसे देखा? ड्रैगन बोलता है मुझे बहुत ही ज्यादा बैड फीलिंग आ रहा है। और तभी सोहो के अंदर से चैंगजी बोलती है ओप्पा हमें जल्दी करना चाहिए, ये वही है। सोहो भी हाँ में सर हिलाता है और चैंगजी का ये वही है कहने का मतलब ब्लैक डीमन से था। सोहो बोलता है मैं इसे अपने आंखों से देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ये कितना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन चैंगजी उसे रोकते हुए बोलती है नहीं ओप्पा आप मर जाओगे, हमें तुरंत ही यहाँ से निकलना होगा। सोहो बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं भाग जाऊं जब मेरा दुश्मन मेरे सामने हो? ड्रैगन सोहो के चारों ओर गोल गोल घूमते हुए बोलता है इंसान आखिरकार तुम और कितना लापरवाह होना चाहते हो? मेरे हेवन में जाने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है, इसीलिए तुम्हें चैंगजी के बात सुनना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर मुझे अभी धरती को छोड़कर जाना होगा और अकेले ही हेवन में पहुंचने का रास्ता ढूंढना होगा। सोहो बोलता है सलाह देने के लिए शुक्रिया, मुझे अब प्लेनेट हेडिस के लिए निकलना है। जब तक मैं वापस ना लौटूं तुम धरती का ध्यान रखना। अगर मुमकिन हुआ तो मैं चैंगजी के मदद से तुम्हें
तुम्हें खबर भेजूंगा। अगर रिग्रेस किए हुए अर्थ फिर से इरेज हो जाए तो फिर जब तक मैं वापस ना लौटू तब तक तुम रिग्रेस करते हुए धरती के टाइम को पीछे लेते रहना। ड्रैगन बोलता है मैं ऐसा ही करूंगा, चाहे कितना भी समय लगे, जिंदा वापस आना और अपना वादा निभाना इंसान। इतना कहने के बाद ड्रैगन वहां से चला जाता है और फिर इसी सीन को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि सोहो ने गाइया यानी कि वाल्टरी को फिर से रिवाइव कर दिया था, जिसके बाद वो उस जगह से व्हाइट ड्रैगन को भेज दिया था ताकि अगर अर्थ को फिर से रिवाइव करते समय कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो रिग्रेशन स्टोन का इस्तेमाल करके टाइम को पीछे करके फिर से इस काम को कर पाए। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंगजी सोहो को तुरंत उस जगह से निकल जाने के लिए बोलता है क्योंकि ब्लैक डीमन उस जगह पर आ रहा था। और तभी सोहो गाइया को बोलता है गाइया क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। गाइया सोहो के सिस्टम के थ्रू बात करते हुए बोलती है एडमिनिस्ट्रेटर के बात को सुन रहा हूँ, अपना रिक्वेस्ट बताइए। सोहो बोलता है गॉड का पाथ ओपन करो और मन में बोलता है गॉड का पाथ एक स्किल है जो फाइनल ब्लैक मैन को मारने और उसके एक्सपीरियंस को एब्जॉर्ब करने के बाद मिला है। इसे एक्टिवेट करने के बाद गाइया एक टेंपल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और डिवाइन रियलम तक पहुंचने का रास्ता ओपन कर देगा। गाइया उस स्किल का इस्तेमाल करते हुए डिवाइन रियलम का पोर्टल ओपन करने लगता है, जिसके वजह से सोहो के सर के ऊपर एक बहुत ही तेज रोशनी चमकने लगता है। चैंगजी बोलती है डिवाइन रियलम का पोर्टल खुल रहा है और फिर सामने ब्लैक डीमन को देखते हुए बोलती है ओप्पा इससे पहले कि वो चीज यहाँ आए तुम्हें ऊपर जाना होगा। हमें ब्लैक डीमन को दिखाया जाता है जिसके अंदर से काफी खतरनाक ऑरा निकल रहा था और सोहो उसे देखते हुए बोलता है उसके एक जगह पर शांत खड़े रहने के बावजूद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि उसके ताकत के सामने मैं एक जगह पर जम गया हूँ। मेरा ताकत उसके सामने अभी भी बहुत कमजोर है। सोहो गुस्से से उसे घूरते हुए मन में बोलता है मैं अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन मैं इस बेइज्जती को हमेशा याद रखूंगा। इसके बाद हमें एक दूसरे हरे भरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोहो को भरपूर नेचुरल एनर्जी मिलने लगता है और उसका सिस्टम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। सोहो बोलता है यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा नेचुरल एनर्जी है, मेरा एनर्जी बहुत ही तेजी से रिचार्ज हो रहा है। क्या यही डिवाइन रियलम है? ये तो बिल्कुल धरती जैसा दिखता है। तभी पीछे से कोई बोलती है बिल्कुल टेक्निकली ये डिवाइन रियलम अर्थ का रिवर्स साइट है। हमें वहाँ पर एक छोटे से फेरी को दिखाया जाता है और वो आगे बोलती है हे इंसानों का देवता बहुत समय हो गया। सोहो उसे देखते हुए बोलता है ये तो फेरी किंग जानूस है, वो मेरे मेमोरी में नहीं था, वो ब्लैक मैन के मेमोरी में था। फेरी किंग जानूस बोलती है डिवाइन रियलम पर तुम्हारा स्वागत है। सोहो बोलता है हम तो इससे पहले कभी नहीं मिले, तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि बहुत समय हो गया? ये बात मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। फेरी किंग जानूस हंसते हुए बोलती है ये बहुत ही निराशाजनक है, आपको इंसानी दुनिया में आए हुए कितना समय हो गया है और आप ऑलरेडी मुझे भूल चुके हैं। खैर जैसे जैसे आप एडजस्ट होते रहेंगे समय के साथ आपके यादें भी ताजा होने लगेगा। हालांकि आपका रिटर्न लोकेशन बहुत ही खराब है। सोहो हैरानी के साथ पूछता है रिटर्न लोकेशन? फेरी किंग जानूस बोलती है वो जगह जहाँ पर आप खड़े हैं वो सेबेस किंग को बिलोंग करता है। सोहो हैरानी के साथ मन में बोलता है सेबेस किंग, मैंने ये सब हाल ही में सुना है। और तभी उसे पीछे से कोई भागकर आता हुआ महसूस होता है। पीछे
पीछे घूमकर देखने के बाद पता चलता है कि ये कुरो है और उसे देखकर सोहो काफी गुस्सा होता है। कुरो आते ही सोहो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सोहो पीछे हटते हुए उसके अटैक को आसानी से डॉस कर लेता है। सोहो स्माइल करते हुए बोलता है, तुम घमंडी लिटिल कैट, तुम भी यहाँ पर हो। तुम जरूर से टोक्यो पर मरे गए बिल्ली से अलग हो। तुम्हारे मुक्के काफी कमजोर हैं। कुरो गुस्से से सोहो को एक और मुक्का मारते हुए बोलता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन सोहो उसे आसानी से डॉस करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे उन धीमे घुस्से से मार सकते हो। फेरी किंग जेनेस चिल्लाते हुए बोलती है, तुम दोनों एक पल के लिए रुक जाओ। और सोचते हुए बोलती है, हे भगवान, ये कितने वायलेंट गॉड हैं। इस तरह के टेम्पर के साथ कोई हैरानी नहीं कि तुम सदियों से अनगिनत मौतों का सामना किया है और अब वो मौतें आवाजें बन गई हैं जो हमेशा तुम्हारे पीछे चलती रहेगी। सोहो कुरो के अटैक को डॉस करते हुए मन में बोलता है, किलिंग इंटेंट। इसका मतलब शुरू से ही कुरो का हर एक अटैक मुझे जान से मारने के लिए होते थे। मैं सोचता था कि ये सिर्फ एक आम सा कंपटीशन या डुएल है, लेकिन शायद कोई और वजह है। शायद से हमारे बीच का पास्ट, जिस वजह से वो मेरे ऊपर किलिंग इंटेंट के साथ घूंसे बरसा रहा है। फिर सोहो कुरो के एक अटैक को ब्लॉक करते हुए उससे पूछता है, तुम हर बार जब मुझे देखते हो तो ऐसा क्यों एक्ट करते हो जैसे कि तुम मुझे मारना चाहते हो। कुरो बोलता है, आज तक मेरे इजाजत के बिना मेरे टेरिटरी में एंटर करके जिंदा नहीं बच सका। सोहो बोलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा एकलौता दोस्त हूँ बेवकूफ बिल्ली। कुरो बोलता है, अपना बकवास बंद करो और मेरे हाथों मर जाओ इंसान। सोहो मन में सोचते हुए बोलता है, ये बंदा वही कुरो नहीं है जिससे मैं टोक्यो में मिला था, लेकिन क्योंकि वो कुरो ही है तो फिर कम से कम मुझे उससे कोई काम का मेमोरी मिल सकता है। फिर सोहो कुरो से पूछता है, तुम भी इरुजन को नहीं रोक पाए है ना। कुरो एक बहुत ही पावरफुल अटैक करते हुए बोलता है, अपने गंदे मुंह से ऐसे बातें कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ। मुझे तुम्हारा गला घोट देना चाहिए और तुम्हारे मुंह को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। और तभी अचानक से उन दोनों के बीच में कोई एक खतरनाक अटैक कर देता है, जिसके वजह से वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और दोनों ही खिसकता हुआ पीछे चला जाता है। ये अटैक फेरी किंग जेनेस ने की थी। वो गुस्से से बोलती है, रुक जाओ, तुम दोनों प्लीज रुक जाओ। क्या तुम दोनों के पास सिर्फ फाइट करने के अलावा और कुछ करने के लिए नहीं है। सोहो हैरानी के साथ उस तरफ देखते हुए बोलता है, वो क्या था। क्या वो हार्मोनी पावर था। वो तो एक इनक्रेडिबल एक्सप्लोजन था। कुरो फिर से सोहो के तरफ गुस्से से अटैक करने के लिए आते हुए फेरी किंग जानूस को बोलता है, हम दोनों के बीच में मत पड़ो, इससे दूर रहो जानूस। फेरी किंग जानूस एक फॉर्मेशन सर्कल को बनाते हुए सोहो को बोलती है, बर्बरियन किंग के हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। सोहो उस फॉर्मेशन को देखते हुए बोलता है, क्या ये एक मैजिक सर्कल है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये फेरी एक। उसके इतना बोलते ही दोनों ही वहाँ से गायब हो जाता है और कुरो वहाँ पर अकेला ही चिल्लाता रह जाता है। वो बोलता है, बेवकूफ इंसान, क्या तुम यहाँ पर इसलिए आए हो क्योंकि तुम खत्म होना चाहते हो। इसके बाद यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि कुरो और फेरी किंग जेनेस एक साथ होता है और वहाँ पर फेरी किंग जेनेस बोलती है, तो धरती आखिरकार पूरी तरीके से काली हो गई है। अगर इंसानों का गॉड और रेड वुल्फ किंग अभी भी जिंदा हैं, तो फिर वक्त आ चुका है कि धरती को छोड़ दिया जाए और डिवाइन रियलम पर लौटा जाए। कुरो बोलता है, डिवाइन रियलम पर लौटने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। फेरी किंग जेनेस बोलती है, तुम एक पुराने दोस्त को वापस आते हुए देखकर खुश लग रहे हो बार्बरियन किंग। कुरो बोलता है, खुश, मैंने भी एक बार उस इंसान के तरह एंडलेस स्ट्रगल किया था, लेकिन मेरे कोई भी कोशिश इरोजन को नहीं रोक सका। मैं सब कुछ बेकार में ही कर रहा था और ये मुझे तब एहसास हुआ जब मैंने अपना सब कुछ खो दिया। वो दर्द जिसे तुम नहीं समझ पाओगे जेनेस। जेनेस बोलती है, एक क्रिएटर के तौर पर चाहे गॉड ऑफ क्रिएशन ही क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही डिवाइन हो, वो भी अपने कर्मा से फ्री नहीं हो सकता। सिर्फ नेचर के फ्लो
को फॉलो करते हुए ही कर्मा के इफेक्ट को कम किया जा सकता है, लेकिन लगता है मॉर्टल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने से इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। कुरो बोलता है कर्मा कितना दुख भरा शब्द है ये, और मन में बोलता है वो इंसान जिसने डिवाइन रियलम पर कदम रखा है बहुत बार मर चुका है। अकेलेपन से तंग आकर उसने फांसी भी लगा ली, वो मुझसे मार खाकर भी मर गया और दूसरे डिवाइन बीस्टों से भी हार कर मर गया। ये सब कर्मा बन गया जो आप उसका पीछा कर रहा है। फेरी किंग जेनेस बोलती है कि अब तक उसे नेचर ऑफ कर्मा का एहसास नहीं हो जाना चाहिए था और अपने संसारिक मोह को छोड़ नहीं देना चाहिए था जैसा तुमने किया बर्बेरियन किंग। कुरो बोलता है लेकिन क्या वो मिडिल अर्थ के ऑक्स को इंटरफेयर करने देना ठीक है, खास करके वो ब्लैक डीमन को जिसे इस बार उनके द्वारा समन किया गया था। फेरी किंग जेनेस बोलता है सब कुछ गॉड ऑफ क्रिएटर के मर्जी से ही हो रहा है, अगर समस्या आएगा तो समाधान भी वही दिखाएगा। और तभी कुरो दिव्य दृष्टि झील से कुछ देखते हुए बोलता है रुको, आखिरकार वो क्या चीज है। फेरी किंग जेनेस बोलती है क्या ये वही सफेद सांप नहीं है जिसे इंसानों के द्वारा पाला गया है। ये मत कहना कि वो प्लेनेट हेडिस के ओर जा रहा है। हमें व्हाइट ड्रैगन को दिखाया जाता है जो ईसा का गेट के पोर्टल से होकर प्लेनेट हेडिस पर पहुंच जाता है और फिर इसी सीन को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां से कि पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि ड्रैगन प्लेनेट हेडिस पहुंच गया था। वहां पहुंचने के बाद ड्रैगन बोलता है कि इतना समय हो गया मुझे मेरे होम टाउन आए हुए, और फिर रिग्रेशन स्टोन को देखते हुए बोलता है क्या मैं ये काम ऐसे ही करूँ, चलो देखते हैं। इरूजन शुरू होने से पहले एक सही बात, और फिर सिस्टम पर मेमोरी को रिस्टोर करते हुए बोलता है ये वो पॉइंट है जिसे ऐसा लगेगा कि मैंने एकदम परफेक्ट रिटर्न किया है। और तभी अचानक से बोलता है जरा एक मिनट रुको, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि आखिरकार इरूजन कब शुरू होगा। उस वक्त जब मैं अजुरे ड्रैगन से फाइट करने के लिए जा रहा था तब समुंदर ऑलरेडी इरेज होना शुरू हो गया था, पहले से ही इरेज होकर डेथ जोन में बदल गया जहाँ कोई जीवन जीवित नहीं रह सकता। क्या ताइवान ही वो जगह है जहां ब्लैक पोर्टल पहली बार अपेयर हुआ था? नहीं, अगर मैं इस तरह से सोचूं तो फिर इसका कोई भी अंत नहीं होगा। इससे पहले कि ब्लैकमैन और ब्लैक बीस्ट धरती पर पूरी तरीके से फैल जाए, मुझे जल्द से जल्द इस बारे में कुछ सोचना होगा। शायद से इन सब का शुरुआत प्रिंसेस के वाल्ट्री के साथ मार्च होने के बाद से ही शुरू हुआ होगा। गॉड लेवल के लॉट मॉन्स्टर के मरने के बाद ब्लैक पोर्टल अपेयर होने लगा। ये उसी समय का बात है जब वो इंसान अपने टीम के साथ अफ्रीका के लिए निकल गया था। ये बोलकर वो रिग्रेशन होने के लिए उसी समय को सिलेक्ट करता है और फिर से अचानक से बोलता है जरा एक मिनट रुको, अगर मैं उस समय पर रिग्रेस हुआ तो फिर मैं फिर से मामूली सा एक सफेद सांप बन जाऊंगा। आखिरकार मैं इतने आसानी से इस ड्रैगन के बॉडी को कैसे छोड़ सकता हूँ और दोबारा से सफेद सांप बन सकता हूँ? क्यों ना मैं यहीं पर छुप जाऊं और रिग्रेस करने के बजाय सही वक्त आने पर हेवन में जाने के लिए ऊपर चढ़ जाओ। फिर वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट होकर एक जोरदार रोर करते हुए बोलता है अगर मैं ऐसा किया तो फिर शायद से मैं डिवाइन रियलम पर उस इंसान के हाथों पीट पीट कर मर जाऊंगा। आखिरकार उस घटिया इंसान के साथ मेरा कौन सा श्रापित कर्मा जुड़ा हुआ है कि वो हर मोड़ पर मेरा रास्ता रोकता है। ठीक है, मैं उसके वादे पर भरोसा रखूंगा कि जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे जीत मिलेगी और मैं अपना डील पूरा करूंगा। बेहतर होगा कि वो जीत से पीछे ना हटे। ये बोलने के बाद वो रिग्रेस होने के लिए कंफर्म कर देता है और कंफर्म करते ही बताया जाता है कि एडमिन के अप्रूवल चाहिए। एडमिन यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो इस बात से परेशान हो ही रहा था कि तभी उसे अप्रूवल मिल जाता है।
है और अचानक से उसके बॉडी चमकने लगता है, जिसे महसूस करके वो बोलता है क्या समय में पीछे जाने पर ऐसा ही महसूस होता है। इसके बाद हमें अर्थ को पहले के तरह दिखाया जाता है और सीन फिर से डिवाइन रियलम पर कुरो और फेरी किंग जानूस पर शिफ्ट होता है। फेरी किंग जानूस बोलती है धरती जो कभी काली हो गई थी अब अपने असली रूप में वापस आ रही है। कुरो बोलता है उस बेवकूफ इंसान ने धरती पर समय को उलट दिया है, उसने अभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ा है। क्या वो धरती को पीछे ले जाने का प्लानिंग कर रहा है ताकि बाकी बेवकूफों के तरह प्लेनेट हेडिस को हेल में ले जाने से पहले उसे उसकी सच्चाई के बारे में पता चले। बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए, मैं अपने हाथों से उसके टांगों को तोड़ दूंगा। यहीं पर ये फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें उस सीन का सीन दिखाया जाता है जब फेरी किंग जानूस ने सोहो को लेकर टेलीपोर्ट हो गया था। अब वो दोनों एक अलग जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचने के बाद सोहो फेरी किंग जानूस से पूछता है तुमने कोई पोर्टल का इस्तेमाल नहीं किया, ये मैजिक था, ये सर्कल मैजिक एल्फ का मेथड है, तो क्या इसका मतलब तुम एल्फ का गॉड हो। जानूस बोलती है हाँ बिल्कुल, क्या अब तुम्हें याद आया उस समय तुम लिटिल फेरियो के साथ डिवाइन रियलम से बात करते थे, तुम जानते थे कि तुम्हारा ताकत मैं और कुरो दोनों से इन्फ्लुएंस था। मैं थोड़ा दुखी हूँ क्योंकि तुमने मुझे पहचाना नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब मैं थोड़ा अलग दिखाई दे रहा हूँ। सोहो बोलता है क्या ऐसा है। लिटिल फेरियो के बारे में सुनकर अब मुझे ये जाना पहचाना लग रहा है, मुझे लगता है कि मैंने अरुका में भी जानूस नाम को सुना था। नहीं रुको, ये शायद से यानूर था। फेरी किंग हंसते हुए बोलती है जानूस, मेरा नाम जानूस है, चाहे जो भी हो मुझे इस बात का गर्व है कि तुमने मुझे याद किया। लेकिन वुल्फ किंग, क्या तुम इतने लंबे समय के बाद यहाँ पर आकर खुश नहीं हो। सोहो आसपास देखते हुए बोलता है ये जगह चांद की पहाड़ी। तभी जानूस बोलती है यहाँ तक कि इस जमीन पर राज करने वाला लाल भेड़िए भी तुम्हारे वापसी का इंतजार कर रहे हैं। सोहो इस बात को सुनते ही काफी ज्यादा हैरानी के साथ अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है। वो मन में बोलता है शायद ये एक ऐसी जगह है जहाँ मेरे इंसानी दुनिया से भी ज्यादा यादें मौजूद हैं। मैंने सोचा था कि मैं इस जगह को फिर कभी नहीं देखूंगा। और तभी सामने से एक लाल भेड़िए का झुंड भागते हुए सोहो के पास आकर खुश होते हुए उसके गालों को चाटने लगता है। सोहो उन सभी के नाम पुकारते हुए बोलता है मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम लोग अभी भी जिंदा हो। फेरी किंग बोलती हैं मुझे लगा कि ये लोग गुचन हिल अभियान के लिए जरूरी होंगे, इसीलिए मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि उनका किंग वापस लौटेगा। इस बात को सुनकर सोहो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए फेरी किंग से पूछता है क्या तुम्हें मेरे प्लान के बारे में पहले से ही पता था। फेरी किंग हंसते हुए बोलती हैं क्योंकि तुम पहले इंसान नहीं हो। और फिर आसमान की तरफ देखते हुए बोलती हैं सही समय पर दो चांद उग आए हैं, ये कई कहानियां लेकर आई हैं। सोहो आसमान की ओर देखते हुए बोलता है डिवाइन रियलम के आसमान में दो चांद, उनमें से एक प्लेनेट अरुका है और दूसरा प्लेनेट हेडिस। देवताओं के मौत को प्लेनेट हेडिस में रिकॉर्ड किया जाता है जो कि रेड मून का रिवर्स साइड है। रिवर्स साइड एक दूसरे ओवरलैपिंग वर्ल्ड को रिफर करता है और फेरी किंग के हिसाब से कोई भी पर्सन लेवल अप करके या पोर्टल रिलेटेड स्किल को अनलॉक करके यहाँ पर पहुँच सकता है। डिवाइन रियलम अर्थ का रिवर्स साइड है और इसी वजह से धरती पर पाए गए मेरे निशान और बर्फ के अंदर फ्रोजन कुरो शायद से रिसोर्सेस के टूटने के साइड इफेक्ट हैं। लेवल अप करके मैंने फेरी किंग के ताकत को उधार लिए बिना डिवाइन रियलम और अर्थ के बीच एक पोर्टल खोलने की एबिलिटी हासिल की। हमें सोहो के सिस्टम के कुछ नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है जो कि होता है सोहो अर्थ से डिवाइन रियलम पर किसी भी बीस्ट को नहीं बुला सकता है और अपने कॉन्शियसनेस से चैंगजी को भी बाहर नहीं निकाल सकता है और तो और उसे अर्थ पर भी नहीं भेज सकता है। जिसे पढ़ने के बाद सोहो बोलता है इस हालत में इस रियलम के डिवाइन बीस्ट रेड वुल मेरे लिए एक तोहफे की तरह है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं उन्हें टेम नहीं कर
सकता। सोहो ऐसा अपने सिस्टम पैनल को देखते हुए बोलता है क्योंकि डिवाइन बीस्ट को टेम करने के लिए सोहो को लेवल अप करने की जरूरत है। वो मन में बोलता है ब्लैक पोर्टल के तरह ही गुचेंग का रिवर्स साइड हार्मोनी पावर को रिचार्ज नहीं कर सकता है। भले ही थोड़ी सी हार्मोनी पावर के साथ मैं हर स्किल को इस्तेमाल करने की हर मुमकिन कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन बीस्टों को समन ना कर पाना और समनिंग स्किल को इस्तेमाल ना करना सबसे दिक्कत वाली बात है। तभी फेरी किंग बोलती है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है। सोहो पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है? फेरी किंग बताती है अभी तुम रेड वुल्फ का लीडर नहीं हो। सोहो बोलता है तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं उनके लीडर को हटा दूं तो फिर पूरा का पूरा झुंड मेरा हो जाएगा। फेरी किंग बोलता है हाँ, लीडर अब इसी ओर आ रहा है। तभी हमें वहाँ पर एक व्हाइट वुल्फ को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से से सोहो को घूरने लगता है, लेकिन सोहो उसे देखते हुए बोलता है ये लीरियस है। सोहो के ये सोचने के साथ ही व्हाइट वुल्फ सोहो के ऊपर अटैक कर देता है और फिर इसी सीन को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो और दोस्तों कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो एनिमल किंग रिटर्न ऑफ द अर्थ के इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहां से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमने देखा था कि सोहो जब रेड वुल्फों के साथ बातचीत कर ही रहा था तभी वहां पर उनका लीडर एक व्हाइट वुल्फ आ गया था जिसका नाम लिरियस था। तो आगे सोहो उसे देखते हुए बोलता है ये तो लिरियस है, जब ये सिर्फ एक छोटा सा पपी था तब ये गोरिल्ला के अटैक से मरने ही वाला था और उस वक्त मैंने उसे बचाया था, जिसके बाद मैं इन रेड वुल्फों का हिस्सा बन गया था। हमने साथ मिलकर अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी है और जीत हासिल की है। हमें दिखाया जाता है कि लिरियस ने सोहो के ऊपर अटैक नहीं किया था बल्कि वो भी सोहो को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, जिस वजह से वो सोहो के ऊपर छलांग लगा दिया था। सोहो बोलता है लिरियस जब मैं चला गया था तो तुम झुंड का लीडर बन गए, मुझे खुशी है कि मेरे जाने के बाद तुमने झुंड को संभाला। और तभी सोहो के सिस्टम विंडो में एक नोटिफिकेशन आता है जहां पर बताया जाता है कि लाल भेड़िए झुंड के लीडर लिरियस आपको न्यू लीडर के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं। रेड वुल्फ क्लैन आपको अपना लीडर मानते हैं। जिसके बाद और दो नोटिफिकेशन आता है, उनमें से एक होता है रेड वुल्फ क्लैन को सक्सेसफुली टेम करने का और दूसरा ये जो मून हिल होता है इसे एक डिवाइन रियलम बीस्ट अभियान के तौर पर नामित किया गया है। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है जिस पर लिखा हुआ था वर्शिप स्किल अनलॉक, हर एक बिलीवर से 1% डिविनिटी इंक्रीज हुआ है। बब स्किल को एक्टिवेट करने के लिए लेवल अप की जरूरत है। उसे देखते हुए सोहो हैरानी से बोलता है वर्शिप ये एक डिविनिटी बढ़ाने की स्किल है। तभी उसका एनर्जी भी फुल हो जाता है और सोहो उसे देखते हुए बोलता है इसके साथ ही यहाँ से जाने के लिए सभी तैयारियां पूरा हो चुका है। फिर वो फेरी किंग को गुचेंग रिवर्स साइड के पोर्टल को ओपन करने के लिए बोलता है। फेरी किंग बोलती है यहाँ से जिंदा वापस लौटने के चांस बहुत ही कम है, इसीलिए गॉड इसे गुचेंग हेल या फिर प्लेनेट हेडिस कहते हैं। जो गॉड मर जाते हैं और उनके जस्टिस किया जाता है वो कभी भी वापस नहीं लौट सकते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या तुम फिर भी जाना चाहते हो? सोहो मन में सोचते हुए बोलता है ज्ञान के भंडार और अनोखे शक्ति के साथ मानो पूरे के पूरे डिवाइन रियलम का देख रेख कर रहे हो और डायमेंशनल पोर्टल को खोल पाने की एबिलिटी के साथ। कभी कभी ऐसा लगता है कि फेरी किंग जानूस कोई रोबोट है जिसके पास कोई भी फीलिंग नहीं है। मेरे मेमोरी में ब्लैक मैन ने फेरी किंग और गैया से पूछा था कि डायमेंशनल रीप और इरूजन को कैसे रोका जाए। गैया ने जवाब दिया ये एडमिन के मौजूद
ना होने पर सिस्टम का बस एक एरर था। लेकिन फेरी किंग ने जवाब दिया, डायमेंशनल रिफ्ट और इरूजन नेचर के दोहराए जाने वाले चक्र का हिस्सा है और इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनमें से कोई एक झूठ बोल रहा है। इसीलिए मैं गुचेंग के रिवर्स साइट में जाकर कुरो के मेमोरी को चेक करूंगा और पता लगाऊंगा कि कौन झूठ बोल रहा है। फिर वो फेरी किंग से पूछता है, जाने से पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ फेरी किंग, तुम और कुरो ही सिर्फ इकलौते गॉड क्यों हो जो डिवाइन रियलम पर बचे हुए हो? फेरी किंग बोलती है, गॉड सिर्फ विजिबल होकर ही एग्जिस्ट नहीं करता है और इसीलिए ऐसा महसूस होता है। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर कई अलग अलग गॉड से भी मिल सकते हो, लेकिन ऐसा तब होगा जब तुम गुचोंग हिल से जिंदा वापस लौट आओगे। ये बोलकर फेरी किंग सोहो को इस जगह से टेलीपोर्ट कर देता है और अपने मन में सोचते हुए बोलती है, अकेले इस डायमेंशन में वो 45,677,157 गॉड में से इकलौता गॉड है जो अपने मर्जी से गुचेंग हिल में चले गए। दूसरे डायमेंशन में मुझे लगता है एक ह्यूमन गॉड ने उसे वापस जिंदा कर दिया। ये शायद से वो ह्यूमन गॉड था जिसके चेहरे पर एक कार था। प्रीवियस एपिसोड में हमने इसे सोहो की कई बार मदद करते हुए देखा है और उसके फेस के स्कार से पता चलता है कि ये वही है। एपिसोड में आगे उस जगह पर कुरो का एंट्री होता है और वो फेरी किंग से पूछता है, क्या वो इंसान ऑलरेडी गुचेंग हिल के लिए निकल गया? फेरी किंग उससे पूछती है, बारबेरियन किंग, आखिरकार तुम लाल भेड़िए के इलाके में कैसे घुस गए? कुरो पोर्टल के तरफ भागते हुए बोलता है, मेरे रास्ते से हट जाओ फेरी किंग, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। उस कमीने को मेरे हाथों मरना होगा। ये बोलते हुए कुरो भी पोर्टल के अंदर चला जाता है। फेरी किंग बोलती है, क्या बकवास है, उस ह्यूमन गॉड के प्रति नफरत और जुनून ने इस बारबेरियन किंग के दिमाग को पूरी तरीके से खाली कर दिया है। सच तो ये है कि खुद बारबेरियन किंग ने भी सांसारिक मोह को नहीं छोड़ा है और कर्मा को बिल्ड कर रहा है। कहते हैं कि खून कभी झूठ नहीं बोलता। भ्रूम क्लोन से बना इस शरीर से आखिरकार क्या ही उम्मीद किया जा सकता है? इतना हिंसक और यहाँ तक कि बेवकूफी से भरा हुआ वे इतने समान कैसे हो सकते हैं? ये गॉड ऑफ क्रिएटर की असफलताएं हैं। वो जहाँ भी जाएगा इरूजन उनके पीछे पीछे ही आएगा। प्लेनेट हेडिस के कचरे के ढेर में दो और बेवकूफों के कब्रों को जोड़ी जाएगी। यही से सीन चेंज होकर हमें एक दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक न्यूज चल रहा था जिसमें बताया जाता है कि दुनिया के पहला लेवल एक डंजन जिसके बारे में ये अंदाजा था कि वो दुनिया का विनाश कर देगा, उसे पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है। जैसा कि उम्मीद था, पार्क सोहो और उसके टीम ने दुनिया को निराश नहीं किया। टॉड लॉर्ड जिसके बारे में ली सोंगवू ने चेतावनी दिया था वो अभी तक अपेयर नहीं हुआ, लेकिन एक्सपर्ट का ये कहना है कि एपोक्लिप्स के लॉर्ड ऑलरेडी कहीं पर जाग चुका है और धरती के विनाश के ओर आगे बढ़ रहा है। इस न्यूज से हमें ये पता चलता है कि ये सीन रियल टाइमलाइन के पीछे चल रहा है। इसका मतलब है कि शायद से व्हाइट टाइगर ने रिग्रेशन पूरा कर दिया है। हमें वहाँ पर चोई को दिखाई जाती है जो कि इस न्यूज को सुनते हुए अपना फोन चला रही थी। तभी वहाँ पर शीही आकर बोलती है, चोई तुम उठ गए। लेवल 8 डंजन एडवांस टीम को छुट्टी दे दिया गया था और उन्हें दोबारा बुलाया जा रहा है, तो 30 मिनट के अंदर तैयार होकर गेट पर पहुंच जाओ, देरी बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? ये बोलने के बाद शीही उस जगह से चली जाती है और उसके जाने के बाद चोई बोलती है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरे सर में अभी भी बहुत दर्द है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे एक बेचैन सपना आया था। मैंने एक बुरा सपना देखा। सोहो मेरे आंखों के सामने से गायब हो गया। उस कमीने ने अरुका से लौटने के बाद से मुझसे अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। उसके ये बोलने के साथ ही उसके फोन रिंग करने लगता है जो कि डायरेक्टर मीसो का होता है। रिसीव करते ही चोई डायरेक्टर मीसो से पूछती है, आखिरकार पार्क सोहो कहाँ पर हैं? डायरेक्टर मीसो बोलती है, पता नहीं ये सब क्या चल रहा है, वो कहीं पर गायब हो गया। चोई हैरानी के साथ बोलती है, गायब हो गया?
आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। डायरेक्टर मिसो बोलती हैं, मैं बस इतना कह सकती हूँ कि वो गायब हो गया। हमें दूसरे सीन में व्हाइट ड्रैगन को दिखाया जाता है जो फिर से एक स्नेक बन चुका है। वो डायरेक्टर मिसो को बताती हैं, पार्क सोहो को ढूंढना बंद करो, वो डिवाइन रियलम पर चला गया। डायरेक्टर मिसो हैरानी से पूछती हैं, कैप्टन डिवाइन रियलम पर चला गया, आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। व्हाइट स्नेक उसे सब कुछ बताने के बारे में सोचता है लेकिन नहीं बताता है ये सोचकर कि धरती पूरी तरीके से खत्म हो गया और धरती को बचाने के लिए सोहो डिवाइन रियलम पर क्या है। इस बात पर शायद डायरेक्टर मिसो यकीन ना करे लेकिन इस तरफ डायरेक्टर मिसो के आंखों से आंसू आ चुकी थी क्योंकि डिवाइन रियलम यानी कि हेवन और डायरेक्टर मिसो को लगा कि सोहो मर चुका है। वो व्हाइट स्नेक को बोलती है, तुम्हारा कहने का मतलब हमारा कैप्टन मर चुका है। व्हाइट स्नेक बताता है, नहीं ऐसा नहीं है, असल में एक जगह है जिसे डिवाइन रियलम कहा जाता है। डायरेक्टर मिसो पूछती हैं, तो तुम्हारे कहने का मतलब वो अभी भी जिंदा है। व्हाइट स्नेक बोलता है, हाँ, डिटेल्स के बारे में मत पूछना और अफ्रीका जाने के बारे में भूल जाओ, अगर तुम लोग वहाँ जाओगे तो फिर सबके सब मर जाओगे। डायरेक्टर मिसो पूछती है, रुको, आखिरकार तुम्हें कैसे पता कि हम लोग अफ्रीका जाने वाले हैं। व्हाइट स्नेक बोलता है, जब तक हमें कैप्टन से स्पेशल ऑर्डर नहीं मिलता है अपने एरिया और अपने लोगों को लेवल अप करने पर फोकस करो। इसके अलावा ली सोंगवू को सोहोलैंड तक ही सीमित रखो, उसे सोहोलैंड के बाहर कहीं पर भी जाने मत देना, खास करके वॉल ट्री के पास तो बिल्कुल भी नहीं। ये एक फ्लैशबैक था जो डायरेक्टर मिसो सोच रही थी और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहां पर कि व्हाइट स्नेक रिग्रेस हो गया था और डायरेक्टर मिसो चोई को कॉल करके बता रही थी कि सोहो कहीं पर गायब हो गया। तो आगे चोई डायरेक्टर मिसो से पूछती है, गायब हो गया, मुझे साफ साफ बताओ आखिरकार चल क्या रहा है, सोहो का क्या हुआ। डायरेक्टर मिसो सोचते हुए बोलती है, गंगनियोम में खोजी गई दुनिया के सबसे पहला लेवल डंजन को क्लियर करने के बाद कैप्टन गायब हो गया और एक ऐसा भविष्यवाणी जिसका कोई भी आधार नहीं उसके साथ बैक्सा को पीछे छोड़ गया। कोई कुछ भी करे, चाहे कोई भी प्लान बनाई गई हो या चाहे जो भी निराशा आए, वो पावरफुल चीट कोड जो सभी मुसीबतों को हल कर देता था वो गायब हो गया है। लेकिन फिर भी मैं इंतजार करती रहूंगी ये सोचकर कि किसी दिन वो वापस आएगा। तभी वो चीज न्यूज में आ जाता है जहां पर बताया जाता है कि अफ्रीका में एक बहुत ही बड़ा टर्टल लॉट मॉन्स्टर को देखा गया है और डायरेक्टर मिसो बोलती हैं, ये दुनिया तो बहुत ही होपलेस है। सीन चेंज होता है, हमें सोहो को गुचेंग हेल रिवर साइट में दिखाया जाता है। उसके सामने बहुत सारे टॉम स्टोन होता है और सोहो उन्हें देखते हुए बोलता है, वो जगह जहाँ गॉड के डेथ को रिकॉर्ड किया जाता है, क्या यही गुचेंग के रिवर साइट है। चारों तरफ ग्रेव स्टोन से भरा हुआ है जैसे कि कोई ग्रेव स्टोन का समुंदर हो। इन अनगिनत ग्रेव स्टोन में हर एक पर एक डेथ गॉड की मेमोरी मौजूद है। यहाँ कुरो के मेमोरी ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा। अगर कुरो के मेमोरी ही मेरे यहाँ आने का इकलौता वजह होता तो फिर ये मेरे लिए बहुत ही निराशाजनक होता। किस्मत से ये मेरा इकलौता वजह नहीं है। ये बोलते हुए सोहो एक ग्रेव स्टोन पर हाथ रखता है और आगे बोलता है, मुझे यहाँ पर लेवल अप करना होगा अपने करंट लेवल के साथ। मैं उस ब्लैक डिवाइन को नहीं हरा सकता और यहाँ तक कि उस डिवाइन रियलम के फेरी किंग को भी नहीं हरा सकता। तभी सोहो कुछ महसूस करते हुए बोलता है, चारों ओर का वातावरण काला हो रहा है। तभी पीछे से कोई बोलता है, मुझे चुनौती देने से पहले तुम्हें अभी भी बहुत ही लंबा रास्ता तय करना होगा। सोहो मन में बोलता है, ये आवाज
आवाज तो कूरो का है। तभी सोहो के ऊपर बहुत ही तेज लाइट चमकने लगता है और उसके बाद फिर से उसे एक और आवाज सुनाई देता है जो कि बोलता है, चुप हो जाओ और आगे बढ़ो तुम कमीने बिल्ली। उसे सुनकर सोहो बोलता है, रुको ये तो मेरा ही आवाज है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कूरो सोहो के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि अचानक से हमें वहां पर हजारों साल पुराने सोहो को दिखाया जाता है जो कि कूरो के मुंह पर एक बहुत ही जोरदार मुक्का मार देता है। कूरो पुराने सोहो को बोलता है, मेरे इलाके से निकल जाओ तुम घटिया इंसान। सोहो बोलता है, मुझे भी तो देखने दो आखिरकार उस झील में क्या है तुम बदतमीज बिल्ली। इसी तरीके से उन दोनों के बीच बहुत ही घमासान युद्ध होने लगता है और बहुत देर तक लड़ाई होने के बाद उस लड़ाई में कूरो सोहो को जान से मार देता है और इस चीज को देखकर सोहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे देखकर सोहो सोचते हुए बोलता है, कूरो ने मुझे मार डाला, ये एक पिछले जिंदगी के यादें हैं जो मुझे नहीं पता था। मैं अक्सर कूरो के इलाके में घुस जाता था, लेकिन सच तो ये है कि एक बार मुझे बुरी तरीके से पीट पीट कर मार डाला गया था और उसके उस इलाके में कुछ ऐसे चीज मौजूद हैं जो वो मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये बात मुझे अभी पता चला। मेरे कपड़े को देखकर लग रहा है कि ये मेरे डिवाइन रियलम पर आने के हजारों साल पहले की बात है, लेकिन आखिरकार ये यादें किसकी हैं? वो जो मैं अभी अभी मरा हूँ या फिर कूरो की? अगर ये कूरो का होता तो ये आसान होता। तभी उसे उस टॉम स्टोन पर अलग ही लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है जिसे देखते हुए सोहो बोलता है, ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी, मैं इसे नहीं पढ़ सकता। तभी उस टॉम स्टोन में से अचानक से धुआं निकलने लगता है और कोई बोलता है, क्या यहाँ पर अभी भी कोई जिंदा है? इस आवाज को सुनते ही सोहो हैरान हो जाता है और तभी पीछे से सोहो का एक शैडो सोहो का गला दबाते हुए बोलता है, हेलो। सोहो उसे देखते हुए बोलता है, तो ये मेरे ही मेमोरी था। शैडो सोहो को गुस्से से बोलता है, तुम यहाँ पर क्यों आए? अब तुम्हें मरना होगा। तभी सोहो अपने पास से एक शॉट निकालकर उस शैडो को खत्म कर देता है। उस शैडो को इतने आसानी से खत्म होते हुए देखकर सोहो मन में सोचते हुए बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस लेवल के ताकत के साथ कभी भी कूरो का सामना कर सकता हूँ। मेरा पास्ट सच में एक लापरवाह बेवकूफ था। तभी सोहो सामने के और हैरानी से देखता है क्योंकि वो टॉम स्टोन धीरे धीरे करके गायब हो रहा था। वो बोलता है, मैंने अब तक बस एक ही को चेक किया है, मुझे इसे बार बार दोहराना होगा। तभी वो टॉम स्टोन पूरी तरीके से खत्म होते ही वहां से एक ब्लैक स्टोन निकल आता है। सोहो उसे देखते हुए बोलता है, मैंने ज्यादा उम्मीद नहीं किया था क्योंकि मैं उस वक्त बहुत कमजोर था, लेकिन इसके बावजूद माना स्टोन ड्रॉप हुआ। इसमें सिर्फ 100 सालों का एक्सपीरियंस मौजूद है, फिर भी अगर इससे मुझे थोड़ा सा भी लेवल अप करने में मदद मिलता है तो मैं इसे एब्जॉर्ब करूंगा। ये बोलने के बाद सोहो सिस्टम से कहकर उस माना स्टोन को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे सोहो को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। सिस्टम पर सोहो का लेवल लिखकर आता है और सोहो वहां पर उल्टी करते हुए बोलता है, ये फीलिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये उनके जीवन के बेवकूफी भरा कारनामे हैं। मुझे लगता है कि अब मैं ये समझ पा रहा हूँ आखिरकार वो ब्लैक मैन मुझ जैसे जिंदा इंसान को इतना ज्यादा नफरत क्यों करते हैं। फिर वो उन सभी ग्रेव स्टोन को देखते हुए बोलता है, मुझे उम्मीद है कि ये सभी कब्रें मेरे नहीं हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अगला मेमोरी मुझे कूरो का मिले। फिर सोहो एक दूसरे टॉम स्टोन को देखते हुए बोलता है, यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, ये डेफिनेटली उससे अलग है जो मैंने इससे पहले देखा था। ये जरूर से एक नोट होगा जो किसी ने ये याद रखने के लिए छोड़ा होगा कि ये ग्रेव स्टोन क्या है। क्या मेरा सिस्टम इसे डिकोड कर सकता है? ये बोलने के बाद सोहो अपने सिस्टम से कहकर उसे डिकोड करने की कोशिश करता है। कुछ देर लोडिंग होने के बाद सिस्टम विंडो पर लिखकर आता है कि डेटाबेस एरर, टेक्स्ट को डिकोड करने में अनएबल। जिसे देखते हुए सोहो बोलता है, क्या ये इस वजह से है मैं अर्थ के डायमेंशनल सर्वर तक नहीं पहुंच पा रहा
रहा हूँ। जब से मैं डिवाइन रियलम पर पहुंचा हूँ तब से मुझे कुछ भी मददगार नहीं मिल रहा है। फिर सोहो उस टॉम स्टोन को छूते हुए मन में बोलता है, प्लीज इस बार ये कुरो का मेमोरी होना। तभी वहाँ पर उसके पीछे से कुरो आ जाता है, जिसे देखते हुए सोहो बोलता है, तो क्या इस बार सच में मुझे सही पर्सन मिल गया। कुरो वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे सामने से हट जाओ चाइल्ड। सोहो सोचते हुए बोलता है, एक चाइल्ड, और फिर सामने की ओर देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, अरे बाप रे, आखिरकार ये क्या चीज है। हमें वहाँ पर एक बहुत ही बड़े जायंट को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्से के साथ लग रहा था। सीन चेंज होकर पहले वाले टाइमलाइन पर आ जाता है और न्यूज में बताया जाता है कि ब्रेकिंग न्यूज, मिरर अलायंस एयरफोर्स ने टार्टल लॉर्ड के खिलाफ बड़े पैमाने पर बमबारी शुरू कर दिया, लेकिन टार्टल लॉर्ड को सिर्फ थोड़ा सा ही नुकसान पहुंचा और वो शांति के साथ समुद्र के अंदर जाकर गायब हो गया। अफसोस की बात यह है कि अफ्रीका के सोहोलैंड कैंप पर बहुत ही कम रेजिस्टेंस हुआ और लोगों को वापस अपने होमलैंड भेज दिया गया। इससे पार्क सोहो के नामौजूदी के नए तरीके से बातचीत शुरू हो गया। हमें डायरेक्टर मिसो को दिखाया जाता है, जिससे सभी रिपोर्टर पूछता है, आखिरकार पार्क सोहो कहाँ पर है, इस बार वो किस प्लेनेट पर गया है। लेकिन डायरेक्टर मिसो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और वहाँ पर बस खामोश रहता है। हमें एक कमरे के अंदर उसी न्यूज को दिखाया जाता है जहाँ पर बताया जाता है कि सोहो गिल ने उनके ठिकाने के बारे में चुप्पी साध रखी है और ये फैक्ट है कि हम टार्टल लॉर्ड के खिलाफ भी हेल्पलेस हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो ली सोंगवू के भविष्यवाणी किया जाने वाला टोड लॉर्ड से एक लेवल नीचे है। ये बात पूरी तरीके से साफ है। क्या ह्यूमैनिटी सच में खुद को आने वाले डिजास्टर से बचा सकता है? ये न्यूज ली सोंगवू ही देख रहा था। वो इस न्यूज को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, पार्क सोहो गायब हो गया है, इंटरेस्टिंग। तो क्या इसी वजह से कि मिसो ने अचानक यूएस के साथ अलायंस बनाने का प्रपोजल दिया? इसका मतलब उन्हें टोड लॉर्ड को हराने के लिए मेरी मदद की जरूरत है। आखिरकार वो वक्त आ गया कि मैं इस दुनिया को बचाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाऊं। उसका ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।